संबंधों को देख रहे थे। संस्कृति और सभ्यता के संबंधों को देखने के क्रम में हम लोग पहुँचे हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से कैसे प्रभावित होती है। फिर आज हम लोग देखेंगे कि सभ्यता के बदलने से क्या संस्कृति का पतन होता है, क्या संस्कृति का अपघटन होता है, संस्कृति टूटती है या नीचे जाती है। इस पे जो विभिन्न मत हैं उनको हम जानेंगे। ठीक, तो हमने देखा सभ्यता और संस्कृति को समझने के क्रम में कि सभ्यता जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे जुड़ा हुआ है, मनुष्य के पर्यावरण का, और जो संस्कृति है वो उसका जो इंटेंजिबल वर्ल्ड है उससे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में पूर्णिमा कुछ आपको बताएंगे। बताइए पूर्णिमा। सभ्यता सब सारे जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे हम जो पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब इस पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। और संस्कृति जो है वो हम जो सोचते हैं, जो हमारी म्यूज़िक, डांस, रिलीजन। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं भी सुना। तो वही रिलीजन, म्यूज़िक, डांस, वो सब कल्चर होता है। तो सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। एंड हमने डिस्कस किया कि अगर सिविलाइजेशन इम्पैक्ट करता है कल्चर को, तो कल्चर क्या डिक्लाइन होता है कि वो सिर्फ चेंज होता है। तो वो डिस्कस करते हैं। हमने कई एग्जाम्पल्स भी देखे जिसमें ये होता है कि सभ्यता से कैसे संस्कृति बदल सकती है। लाइक हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे खासकर, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट उनके लिए केवल है जिनका माइंड लॉजिकल है। जिनका माइंड लॉजिकल नहीं है उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और ये मैं कह नहीं सकता हूँ किसका माइंड लॉजिकल है किसका नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हम लोग देखेंगे सभ्यता से संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ता है। इस पे पहले हम लोग देखेंगे सभ्यता का पतन की बातें हुई थी, सभ्यता कैसे पतन होता है। आप लोगों को क्या लगता है वास्तव में सभ्यता से संस्कृति का पतन होता है? कैसे नहीं, बताइए। क्योंकि जिस सभ्यता में रहते हैं उसको सूट करने वाले संस्कृति में भी रहते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि सभ्यता से संस्कृति कैसे निर्धारित होती है। कुछ प्रभावित और कुछ निर्धारित होती है। पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृति से सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको शायद हम लोगों ने कल नहीं देख किया था। संस्कृति से सभ्यता पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे संस्कृति क्या है। इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो मानव के पर्यावरण का है, अमूर्त चीज़ें। कोई भी कंसेप्ट, अवधारणा संस्कृति का अंश है, संस्कृति का पार्ट है। तो जो स्वतंत्रता और परतंत्रता का कंसेप्ट है ये भी संस्कृति का पार्ट है। यानी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो फ्रीडम मूवमेंट था भारत का, पहले फ्रीडम मूवमेंट का विचार पैदा हुआ और इस विचार से इच्छा पैदा हुई और इच्छा के लिए लोगों ने संकल्प लिया और उस संकल्प पर लोगों ने चला। और इससे क्या हुआ, एक मानसिक यात्रा से जो संकल्प लिया गया उससे मटेरियल वर्ल्ड में परिवर्तन हुआ। उसमें अलग अलग तरह के आंदोलन थे। कुछ जो नॉन वायलेंस, सत्याग्रह जैसे विचारधारा से जुड़े हुए थे, कुछ क्रांति की विचारधारा से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ में तो पूरी तरह से क्रांति से जुड़ा हुआ था, लेकिन इनसे जो भी मटेरियल वर्ल्ड है इस पर फर्क पड़ा। संस्कृति की इस अवधारणा से सभ्यता पर फर्क पड़ा। आज
भारत स्वतंत्र है, कहीं न कहीं उन अवधारणाओं का परिणाम है। जब हम धर्म के अंदर देखते हैं फिर कैसे परिवर्तन होता है। धर्म की जो मान्यताएं हैं उसमें कहीं न कहीं आज का जो संकट है उनसे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है वो बहुत हद तक आप लोग जानते हैं, कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। जैसे पर्यावरण का संकट, आज के पर्यावरण का संकट, ये पाश्चात्य दर्शन से जुड़ा हुआ संकट है, पाश्चात्य धर्म से जुड़ा हुआ संकट है। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब ईसाई धर्म की शुरुआत होती है तो वो स्थापित करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के उपभोग के लिए पर्यावरण को बनाया, प्रकृति को बनाया और मनुष्य के उपभोग के लिए जो है कि ईव या मतलब कि महिलाओं को भी बनाया गया मानव के उपयोग के लिए। तो हमारा जो दृष्टिकोण पर्यावरण के था वो धीरे धीरे उपभोक्तावादी होता चला गया। तो दो चरण आए इतिहास में। जब एक प्रकृतिवादी चरण था, जब प्रकृति की शक्तियाँ मानव की शक्तियाँ से कम थी, प्रकृति की शक्तियाँ मानव की शक्तियाँ से ज़्यादा थी, मजबूत थी। दूसरा चरण आता है कि प्रकृति की शक्तियाँ मानव की शक्तियाँ से कम हो जाती हैं। जब मनुष्य मशीन बना लेता है, विज्ञान का विकास कर लेता है और इसके बाद प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। यानी पहले प्रकृति की शक्ति जब ज़्यादा थी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, जो भी डेवलपमेंट होते थे प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्रकृति उसको अपना रीजनरेट कर लेती थी। लेकिन जब मानववादी चरण में हम पहुंचते हैं तो प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन इतना होने लगा कि प्रकृति उसको नहीं कर पा रही है। और एक कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है? धार्मिक मान्यताओं से समाज में बढ़ा और समाज से धीरे धीरे ये जो है कि सभी जगह फैलता चला गया। यानी पूरी तरह से मानव केंद्र में था। इसी अवधारणा को बदलने के लिए फिर अब जब ये महसूस किया गया तो आज इको फिलॉसफी का दौर शुरू हुआ है। आने वाले 50-100 वर्षों में शायद संभावना है कि कुछ बेहतर हो। यानी कि मानव केंद्र में नहीं है, केंद्र में सारे प्राणी हैं, या केंद्र ही नहीं है कहा जाए सीधे तौर से, तो कोई केंद्र नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा हम देखेंगे जो धर्म के सापेक्ष मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे विचारक आए। तो मार्क्स के लोग, बहुत से सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोग, सोशलिस्ट लोग तो उनकी प्रशंसा करते हैं और ज़रूरी भी है। लेकिन जहाँ तक प्रकृति की बात है, मार्क्स ने प्रकृति को नुकसान पहुँचाने में मार्क्सवाद ने बहुत योगदान दिया है। मार्क्सवाद ने प्रकृति को नुकसान, क्योंकि मार्क्स ने तो सीधे सीधे कहा है कि मनुष्य का उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करे, उसको अपने हित में उसका जो है सब कुछ करे, अनुसंधान करे, उपयोग करे। क्योंकि मानववादी चरण और प्रकृतिवादी चरण का कंसेप्ट ही जो है सबसे पहले व्यवस्थित रूप से मार्क्स ने इसको स्टडी किया। लेकिन मार्क्स उस समय इतना नहीं सोच सके थे कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल जाएगी कि प्रकृति अपनी संसाधनों को रीजनरेट नहीं कर सकेगी। और उस समय की जो मुख्य समस्या थी वो प्रकृति की सुरक्षा नहीं थी, मनुष्य की सुरक्षा थी। इसलिए मार्क्स को ब्लेम देना का यहाँ उद्देश्य नहीं है, बस उस विचारधारा से कैसे भौतिक दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में फर्क पड़ता है, ये समझना हमारा उद्देश्य है कि सभ्यता पर कैसे फर्क पड़ता है, सिविलाइजेशन पर कैसे फर्क पड़ता है संस्कृति के कंसेप्ट से या उसके विकास से। मैक्स वेबर का नाम आप लोगों ने सुना है? हाँ, मैक्स वेबर थोड़ा धर्म के मामले में जो कार्ल मार्क्स, अच्छा, तो मैक्स वेबर के बारे में विस्तार से फिर दूसरे टॉपिक में बताएंगे। अभी मेरा उद्देश्य केवल संस्कृति को समझना है
इन्होंने धर्म के सहारे जो सिविलाइजेशन, मैक्स वेबर मीन्स वो मैग्नेटिज्म में नहीं वो आप फिजिक्स को अभी बोल रहे हैं, मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री हैं। नहीं वेबर में यूनिट है ना। हाँ वो वेबर है, हाँ, आप साइंस वाले हैं ना इसलिए आपको थोड़ा याद आ गया। आइए यहाँ पर इन्होंने माना है कि धर्म वास्तव में उतना बुरा नहीं है जैसे मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम है। तो ये धर्म के सापेक्ष जो विकास हुए हैं उसका इन्होंने अध्ययन किया है। और ईसाई धर्म के अंतर्गत इसमें हम एक उदाहरण इनका देंगे। ईसाई धर्म के दो फेज आते हैं, एक कैथोलिक धर्म, एक प्रोटेस्टेंटवादी। जो कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक रिलीजन था, उसमें कोई ऐसी मान्यता ही नहीं थी जिससे कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो सके, कैपिटलिज्म का विकास हो सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य का काम था ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर को देना, और काम करना एक बुराई था, अनिवार्य बुराई, एक ऐसी बुराई थी काम करना कि उसको आप करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अनिवार्य है जीने के लिए, लेकिन वो बुराई है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य काम करे। ये कैथोलिक धर्म की एक मोटी तौर से मान्यता थी। और अगर अब मनुष्य जो काम करता है तो फिर उस पाप को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सप्ताह में एक दिन कम से कम वो समय निकाले और अपने उस काम का अंश जो है वो धार्मिक प्रतिनिधियों को दान में दे दे, यानी चर्च को दान में दे दे। क्या इस मान्यता काम प्रेयर में सॉरी काम क्यों नहीं करना चाहते थे? ताकि प्रेयर इंटरफेयर। हाँ बिल्कुल, भगवान का जो समय देना है वो कम होगा, लेकिन काम जीने के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई, इसलिए वो अनिवार्य है। तो आपने जितना काम किया उसमें जो पाप आपने अर्जित किया, उस पाप को समाप्त करने के लिए आप चर्च को डोनेशन दे दीजिए। इसलिए एक होली डे का कंसेप्ट आया, और संभवतः संडे की छुट्टी की शुरुआत जो है कि बाद में 16-17 सेंचुरी में होने लगी। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है। क्या इस प्रक्रिया से पूंजी का निर्माण होगा, कैपिटल का? क्या कैपिटल का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? नहीं होगा। यानी समाज में भौतिक परिवर्तन की संभावनाएं हैं? नहीं है। यानी कि संस्कृति से सभ्यता पर फर्क पड़ रहा है, निर्धारित हो रही है। अब हम देखते हैं दूसरा फेज जो आता है प्रोटेस्टेंटवादी, जो आंदोलन विरोध में चलता है, धर्म के अंदर सुधार के लिए आंदोलन चलता है। उसने मशीनीकरण को मान्यता दे दी। उसका तर्क क्या था कि कार्य ही पूजा है। इसने क्या स्थापित किया कि कार्य ही पूजा है। कहीं आप देखेंगे भी वर्क इज वर्शिप समथिंग, कुछ तरह के स्लोगन लिखे हुए रहेंगे, कार्य ही पूजा है। यानी कार्य के महत्व को इन्होंने स्थापित किया, काम के महत्व को इन्होंने स्थापित किया। हम थोड़ा भारत में भी देखते हैं, गीता में आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तो अधिकार आपको है, फल की चिंता आपको करनी ही नहीं है। वो तो फिर जो आपको मिलना है मिल जाएगा। क्या इससे कैपिटलाइजेशन होगा? क्या इससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा? हम केवल कर्म करेंगे, हमें फल की चिंता ही नहीं है, तो हम कर्म कितना करेंगे, उसमें हमारा शेयर क्या होगा, इस पर कुछ पे हमारा हक नहीं है। तो क्या इससे कैपिटल बनेगा समाज में? खैर भारत के संदर्भ में तो बात अभी हम नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया पश्चिम में, तो हम या पश्चिम को ही पहले केंद्र में लाते हैं। जो कैल्विन एक समाज के मूवमेंट चलाने, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से ये भी जुड़े हुए थे, कैल्विन, मार्टिन लूथर। तो इनमें कैल्विन जैसे लोगों ने ये स्थापित किया कि कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आपको काम, यानी काम को इन्होंने सम्मान दिलाया। और इन्होंने दूसरी मान्यता स्थापित की कि भोग को हमें कम करना है, नहीं करना है, कंज्यूमरिज्म हमें नहीं लाना है। यानी कि काम तो हम करेंगे लेकिन उपभोग हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जब काम करेंगे आय होगी, उपभोग ज़्यादा नहीं करेंगे तो बचत होगी, तो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ से होगा, कैपिटलाइजेशन। अब ये तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इन लोग इतना समझ गए होंगे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में मैं जाकर तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इतना इन लोग जरूर समझ गए होंगे कि समाज में जो धर्म का प्रभाव है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए धर्म के अंदर ही रिफॉर्म्स ला दो।
तो यानी अगर इनको समझ में आया होगा कि कैपिटल निर्माण हमारे लिए जरूरी है तो धर्म के अंदर वो मान्यता विकसित कर दो। और इसको समर्थन किसने किया? इन मान्यताओं को निश्चित है पोप नहीं करेगा, निश्चित है चर्च नहीं करेगा, इनको राज्यों ने, किंगडम ने इनको सपोर्ट कर दिया। और प्रोटेक्शन की शक्ति सैनिक उनके पास था, इसलिए इनको जो है कि प्रोटेक्ट कर दिया गया, नहीं तो इनकी तो हत्या हो जाती। 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी तक मेरी आज 17th सेंचुरी तक अब मनुष्य के पास केवल 2 ऑप्शन थे, ईश्वर को या तो वो माने या तो वो ईश्वर के पास भेज दिया जाए। यानी हमें ईश्वर को मानना ही है, हम ईश्वर का विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर हमने विरोध किया तो जो ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, जो आस्था को समाज में फैलाने चाहते हैं वो लोग हैं, वो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। और कई लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, कुछ लोग उसमें से बच सके और उनमें जो है कि आंदोलन को क्यों बच सके, क्योंकि उनको राज्य ने प्रोटेक्ट किया। उसमें कैल्विन है, मार्टिन लूथर है, न्यूटन है, गैलीलियो है, ये लोग हैं जो बच सके, दबाव इनके ऊपर भी था। लेकिन उसके बाद फिर कैथोलिक्स पे भी काफ़ी ये हुआ ना, स्टेट ने फिर कैथोलिक्स को भी काफ़ी मारा। हाँ बिल्कुल, वो तो संघर्ष ही चल रहा था, वो तो संघर्ष चल रहा था। वो तो आप जब कभी इतिहास से पढ़ेंगे तो उस पर तो बहुत गहरा है। हाँ, कैथोलिक को आपने क्या पूछा? स्टेट ने कैथोलिक्स को मार डाला। हाँ, संघर्ष है, सीधे कैथोलिक के नाम पे उन्होंने नहीं मारा, लेकिन जो युद्ध होते थे वो बहुत ही केवल गुलाबों का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, 100 ईयर्स ये या वार, ये सब के बहुत से वार चलते रहते थे, कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो धर्म में एक उसका कारण था, लेकिन वास्तव में वो सत्ता पाने के लिए भी युद्ध थे, सीधे सीधे वो धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए सीधे सीधे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का हम उसको युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन इन दोनों में गहरा विरोध था। चर्च ज़्यादा पावरफुल था तो इसलिए स्टेट्स ने समर्थन किया। बिल्कुल, क्योंकि चर्च के अंदर चर्च फोर्स करता था स्टेट को भी कि वो चर्च के अंदर रहे, तो उसमें भी विरोध होगा। और सबसे पहले वो समर्थन करने में इंग्लैंड सफल हुआ, और शायद इसलिए इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ। तो उस वक्त कौन एलिजाबेथ एलिजाबेथ थे, जॉर्ज का पूरा एग्जैक्ट मुझे एकदम डेट के साथ याद नहीं है। एलिजाबेथ थे 16th सेंचुरी में है, और ये मूवमेंट जो है कि उसके पहले 100 साल पहले से चल रहा है। 15th सेंचुरी में एलिजाबेथ थे, 16th सेंचुरी यानी 1600 का जो चार्टर है वो 16th सेंचुरी का शुरुआत होता है, 15th सेंचुरी का लास्ट। उसके पहले का जो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एलिजाबेथ वगैरह तो बात क्या, उसके देह में जो है कि वो, क्योंकि एक महिला को जो है किंग कैसे बनाया गया, इसका एक हिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ेगा जो है। तो एलिजाबेथ कैसे आती है पावर, लेकिन एलिजाबेथ के पहले का जो है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हमें समझना है कि पूंजी का निर्माण कैसे सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हो रही है, और इससे पूंजी का विकास हुआ। पूंजी के विकास से सांस्कृतिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से जो सांस्कृतिक प्रक्रिया से पूंजी का विकास हुआ, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और बाकी क्या चीज़ें हैं आप लोग बेहतर समझते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि जो आदर्शवादी और आध्यात्मवादी विचारक थे, आदर्शवाद का यहाँ पर टेक्निकल अर्थ है जो व्यक्ति इंटेंजिबल थिंग्स की सत्ता को मानता है। आदर्शवादी आइडियाज के सत्ता को मानता है, यानी अल्टीमेट सत्ता जो है वो कोई ईश्वर है या आत्मा है या परमात्मा है, वो हो गया आदर्शवादी। बोलचाल में आदर्शवाद का दूसरा अर्थ है, लेकिन उसकी सही व्याख्या करने पे ही होगा कि ईश्वर आदर्श है तो उसको, उसकी मान्यताओं को मानने वाला आदर्शवादी होगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था हेगेल का, गांधी, टैगोर, राधा कृष्णन, इनके विचारों से दुनिया में बहुत फर्क पड़ा। जैसे हेगेल के विचार से तो 2 विश्व युद्ध हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत बड़ा योगदान जो इस हेगेल जैसे विचारकों का था। और बाद में उसके अंदर मॉडिफाई करने का काम गांधी ने किया,
टैगोर ने किया, भारत में राधा कृष्णन ने किया, इन लोगों से जो है कि भारत में वो युद्ध की सिचुएशंस नहीं बन सके। हेगेल ने जो अवधारणा दिया था उससे युद्ध कैसे हुए, एक बहुत छोटे अर्थ में मैं बताना चाहूँगा कि इनका मानना था कि जो अल्टीमेट पावर है वो आइडियाज है। आइडियाज का मतलब प्रत्यय है, बाकी उसी से जो है कि ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे ही आप आइडियाज को स्थापित करेंगे वैसे ही ईश्वर का अस्तित्व आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर भी एक आइडिया है। अब जब ईश्वर आइडिया है तो फिर ईश्वर ने, यानी कि हर व्यक्ति जिसके अंदर आइडिया का महत्व परसेंटेज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, और इसलिए ईश्वर ने कुछ महामानव बनाए जिनके अंदर आइडियाज कुछ ज़्यादा हैं, और इसलिए बाकी लोगों का काम है उस महामानव के अंदर शासित होना, उसके अंदर शासित होना। एक के बहुत सतही अर्थ में मैं बता रहा हूँ, इसको तकनीकी अर्थ में भी बाद में समझेंगे अगर समय मिला तो महामानव राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके अंदर राजा का अंश है, इसलिए राजा की बात को तो हमें मानना ही है। राजा के लिए हमें जान दे देना हमारे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि हम सीधे भगवान के पास जाएंगे। आप समझ रहे कितना खतरनाक है मुद्दा। और ये अभी भी जितने भी सैनिक के संस्थाएं हैं उसमें इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। इसलिए कभी किसी सैनिक अधिकारी से मत समझिए कि वो समाज सेवा और जो है कि सोशल जस्टिस की बात करेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही है कि उसको इस आइडियाज को प्रमोट करना कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे हमेशा। तो इसलिए जो है कि मिस्टर निक्सन जैसे लोगों को आप समाजशास्त्री बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि वो एनडीए में अगर लेक्चर ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उसके लिए सिलेबस डिसाइड कर दिया है, आपको यही चीज़ पढ़ाना है, इसी दिशा में पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपको सैनिक तैयार करना है, आपको समाजशास्त्री तैयार नहीं करना है। इस अंतर को आप समझ पा रहे हैं? आपको जो एनडीए में ट्रेनिंग दी जाएगी, देश के लिए मर जाना है और उससे आपको गर्व होना चाहिए, मरने से आपको गर्व होना चाहिए, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो गर्व की ट्रेनिंग कहाँ से आएगी? ये आदर्शवाद आइडियाज से आती है। और ये आइडियाज का इतना प्रभाव था कि लोग स्वैच्छिक सेवा करते थे, सैनिक सेवाएं अनिवार्य कर दी गई थी फ्रांस में और यूरोपीय कंट्रीज में। हर लोग को सैनिक बनना था अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। तो उससे क्या सभ्यता पर फर्क देख रहे हैं कैसे पड़ा? अब हम देखते हैं पूर्वी धर्मों ने सभ्यता को कैसे प्रभावित किया। पश्चिमी धर्मों ने तो देखा आपने, युद्ध करवाया, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन किया, और प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन है तो महिला का एक्सप्लॉयटेशन उसमें अपने आप अंडरस्टूड है। भारत में हम देखते हैं पूर्वी धर्म, भारत, जापान, चाइना, इसमें खास तौर से जो उपनिषद है भारत में, वेदांत जिसको हम कहते हैं, इसके आधार पर गीता की रचना की गई। संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का अंश है, इसका मानना है कि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का अंश है। अगर संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का अंश है तो प्रकृति का अंश मनुष्य भी है, यानी मनुष्य भी ईश्वर का अंश है। अंश का मतलब उसका पार्ट, मनुष्य भी ईश्वर का अंश है। और प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। और इसलिए जो है कि गांधी जी ने इसको जो है स्थापित किया कि जो भारतीय दर्शन है उसके आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो प्रकृति मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, क्योंकि वो तो ईश्वर का अंश है मनुष्य भी, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि लालच ईश्वर का अंश नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो प्रकृति का संकट, भारत के जो उपनिवेश के दर्शन है उससे प्रकृति पे संकट नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शन की मूल समस्या पर्यावरण का संकट नहीं है। इसलिए भारतीय लोग जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादा चिंतित भी नहीं है। हमने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया भी ज़्यादा नहीं है। और केवल हमने नहीं, पूर्वी देशों ने सारे, जापान ने, चाइना ने, जितने भी लाओस, कंबोडिया, सभी का जो दर्शन लगभग इसी बेस पे जो है कि विकसित हुआ है।
और इसमें एक फ्रिट्जोफ कापरा नाम के एक चिंतक हुए हैं, फ्रिट्जोफ कापरा। इन्होंने एक बुक लिखी है द ताओ ऑफ फिजिक्स, द ताओ ऑफ फिजिक्स। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो पूर्वी धर्मों को प्रमोट करना होगा। पूर्वी धर्मों में ताओ धर्म भी आता है जो चाइना में प्रचलित रहा है। पूर्वी धर्मों को प्रमोट करना होगा। क्यों? हमने देख लिया एक आधार से, क्योंकि हमारे जो पूर्वी धर्म है उन पूर्वी धर्मों में प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन का कोई बीज नहीं है। जो भी यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुए वो धर्मों के आधार पर नहीं हुए, वो कर्मकांडों के आधार पर हुए। चाहे वो महिला का शोषण हो, चाहे शूद्रों का शोषण हो, चाहे, और बाद में कर्मकांड धर्मों से बहुत गहराई से जुड़ गए। तो जो बाहरी पक्ष थे, इससे जो विज्ञान तकनीकी का विकास कैसे संभव हो सका? वैज्ञानिक तकनीक का विकास कैसे हो सका? सभ्यता का अंश है वो वैज्ञानिक तकनीक। इस पे हम विचार करते हैं। पहले चेतना के स्तर पे जो है कि एक हाइपोथेसिस आती है, परिकल्पना आती है। उस परिकल्पना का जो है कि विचार विमर्श किया जाता है और फिर उसकी खोज की जाती है और उसके आधार पर वैज्ञानिक तकनीक का विकास होता है। यानी कि संस्कृति का जो अंश है चेतना, उससे वैज्ञानिक तकनीक का विकास होता है। ये तीसरा पॉइंट है, धर्म से इसका लेना देना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जब इस प्रक्रिया से विज्ञान और तकनीक का विकास होता है तो फिर यूरोप में ही विज्ञान और तकनीक का विकास क्यों हुआ और बाकी दूसरे देशों में विज्ञान और तकनीक का विकास क्यों नहीं हुआ? मैं कुछ प्रश्न जो पूछा आप इसको समझ पाएँ ठीक से? ये अगर विज्ञान एवं तकनीक के विकास का जो आधार है कि प्रकल्पना, हाइपोथेसिस का फिर जो है कि उस पर जो है कि विचार विमर्श, उसके बाद उसकी खोज और उसके माध्यम से जो है विज्ञान और तकनीक का विकास हो जाता है। तो हाइपोथेसिस तो पूर्वी धर्मों में भी हो सकता है, पूर्वी विचारों में भी हो सकता है, पश्चिमी विचारों में भी हो सकता है, लेकिन ये विज्ञान एवं तकनीक यूरोप में ही क्यों पैदा हुआ? जो आपने बताया चर्च का कंसेप्ट है, वो पोप का जो कंसेप्ट था कि काम करो और वो एक दिन का धोखा दो, शायद इसकी बहुत या अब तक आप सही हैं कि पहले तो वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था, तो जहाँ पर कैपिटल आ रहा है उस कैपिटल के बल पे हम दूसरे उसको कैसे दोबारा इन्वेस्टमेंट करके नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर सके, इसके लोगों ने चिंतन करना शुरू किया। और जो लोग उस प्रक्रिया में पीछे छूट गए उन लोगों ने नए नए प्रकार के चिंतन करने शुरू किए कि हम कैसे इस भीड़ में जो है शामिल हो सकें। एक आधार तो ये है। दूसरा आधार क्या है कि 1451 में 1451 में कंस्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा हो गया। टर्क लोगों ने कंस्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिया। तो जितने भी वहाँ के रास्ते से ट्रेड होते थे वो सारे ट्रेड रुक गए और वहाँ पर जितने भी विद्वान थे वो विद्वान वहाँ से भाग गए। तो वो सारे विद्वान जो है कि यूरोप में जो हलचल आई वहाँ से जो है कि जो भागे, तो ये जाते जाते इटली में इनको प्रोटेक्शन मिला और वहीं इटली में इन लोग जो है कि रहने लगे। ये सलमान रश्दी का रिसर्च है। सलमान रश्दी का नाम आप लोग बड़े मज़े में जानते हैं। तो जिससे ये वहाँ पर रहने लगे, वहाँ पर एक वैचारिक, चूँकि सारे विचारशील लोग एक जगह रहने लगे, उनमें आपस में विचार विमर्श ज़्यादा हुआ और इस विचार विमर्श की प्रक्रिया से जो रेनेसा था वो यूरोप में पहले आ गया। पूरे यूरोप में भौतिक परिवर्तन उसके कारण होना शुरू हो गया। नए विचारों से भौतिक स्थितियां तेजी से परिवर्तित होने लगी।
बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि विचारों से कैसे भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर कुस्तुनतुनिया पर जो आक्रमण हुआ था, वो जो लोग पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ गए, वो पूरब की तरफ भी आ सकते थे, भारत की तरफ भी आ सकते थे, जापान की तरफ भी जा सकते थे, या वो इटली के अलावा कहीं और आगे बढ़ सकते थे। इटली में चूंकि उनको एक प्रोटेक्शन मिल गया, वहाँ पर सामान्य माहौल था, हजारों और लाखों की संख्या में जो वहाँ से लोग पलायन हुए, वो भागे, तो उसमें से विद्वानों की संख्या ज़्यादा थी। और टर्क लोगों को विद्वानों की ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास मसल पावर ज़्यादा था। उनको क्या रोज़ ज़रूरत है? उनको जो है कि उनके पास तो जो है कि मटेरियल का ज़रूरत है, बारूद चाहिए, अगर उस समय बन रहा है तो तलवार चाहिए, आयरन चाहिए, उनकी इसकी ज़रूरत है। उनको विद्वानों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। तो एक तरफ तो भौतिक परिवर्तन से वैचारिक परिवर्तन होता है, क्योंकि भौतिक कंडीशन अच्छे थे, इसलिए वहाँ पर विचारक पहले से पैदा हो चुके थे। दूसरी तरफ है कि वो विचारक दूसरी जगह जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है वैचारिक परिवर्तन होता है, जिससे भौतिक परिवर्तन होता है। जुड़ा हुआ है गहराई से। लेकिन विचार अगर पनपता है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वो रुक जाएगा, वो विचार एक इंडिविजुअल तक ही रहेगा। तो उसी समय G.S. मेल जैसे लोग ये स्थापित कर रहे थे, और उसके बाद के समय में, कि हर विचार का महत्व है। वो समय निर्धारित करेगा कि कौन सा विचार महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। एक व्यक्ति भी अगर कुछ बोलता है, उसकी बात का महत्व, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कंसेप्ट आए, इससे भी वैज्ञानिक प्रगति को बहुत महत्व मिला। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर बहुत ही गहरा अंकुश लगा हुआ था। यहाँ तक अंकुश लगा हुआ था कि शूद्र वेद नहीं सुन सकता है। जब वो पढ़ ही नहीं सकता है तो वो कल्पना क्या करेगा? अगर कुछ तो कहानियाँ मिलती हैं कि अगर शूद्र वेद सुन लिया तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो तो दोबारा वेद न सुन सके। तो क्यों? ये सब 8th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक का ये सब पीरियड में चलते रहे हैं। यानी कोई हिम्मत ही नहीं करेगा वेद सुनने का। लेकिन एक अभी मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ तो लोग पढ़ना चाहता नहीं है, तो शूद्र क्यों पढ़ना चाहेगा? लेकिन फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का पढ़ना चाहा तो उस पर कानून का अंकुश लगा दिया गया कि शीशा पिघला के कान डाल दिया जाएगा, बहरा हो जाएगा, तो फिर दोबारा सुन ही नहीं सकेगा उच्चारण। तो जब पढ़ेगा नहीं तो उसमें क्या अनर्गल बातें लिखी गई हैं वो जानेगा कैसे? और जब जानेगा नहीं तो तर्क कैसे करेगा? तो तार्किकता पर तो पूर्ण अंकुश लगा दिया गया भारत में। इसलिए जो है कि भारत में जो है वैज्ञानिक प्रगति, वो भले लोग दावा करें कि रामायण में ये है और महाभारत में ये है और गीता में ये कह दिया गया, उपनिषद में ये कह दिया गया, रडार का कंसेप्ट हमारे यहाँ पहले से था, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ इस पर मैं बाद में कुछ और बताऊंगा कभी समय मिला तो। कि उस तरह के जब विज्ञान और तकनीक का महत्व बहुत हद तक इतना स्थापित हो गया कि लोगों को लगा कि अब विज्ञान के आगे सब कुछ फेल है, तो धर्मशास्त्रियों ने क्या करना शुरू किया कि अपने धर्मों की व्याख्या विज्ञान के आधार पर करना शुरू कर दिया। यानी पहले तो उन्होंने बेवकूफ़ी करके जो है कि 2000 साल तक पीछे रखा अपने आप को, अब फिर बेवकूफ़ी करके 2000 साल और पीछे रखने का उन्होंने उपक्रम पैदा कर दिया। जैसे रामायण में कोई कहानी है तो अब विज्ञान का प्रभाव समाज में इतना ज़्यादा हो गया कि हर लोग वैज्ञानिक प्रूफ मांगता है। तो जब वैज्ञानिक प्रूफ मांगता है तब मैं बात को मानूंगा, ये पानी मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसके लिए प्रूफ करो। अगर प्रूफ हो गया विज्ञान के सहारे तो मैं मान लूँगा। तो अब धर्म का तो कोई वैज्ञानिक प्रूफ है नहीं, और विज्ञान का जब इतना ज़्यादा महत्व समाज में स्थापित हो गया, जो प्रारंभिक धर्मनिरपेक्षतावादी मैंने बताया था, राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी से चलते हुए जो परंपरा भारत में 1945-47 तक चला, तो ये जो धर्म के जो ठेकेदार थे, इनको लगा कि मेरा धर्म तो अब कोई मानेगा नहीं, तो इन्होंने धर्म के कुछ चीज़ों को पहचानना शुरू किया जिसके वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या की जा सके। मैं एक एग्जाम्पल बोलूँ क्या? जो महाभारत का बोलते हैं ना, तो ये वाला बोलते हैं कि महाभारत में जो व्हील्स रहता है चैरियट का व्हील्स हमारे वो बनाते हैं, तो हमारे उसमें डायमीटर रेडियस का कॉन्सेप्ट महाभारत से रिवीजन। हाँ, मैं वही कहने का मतलब है कि वो उन चीज़ों को खोजेंगे और उसके आधार पे वो जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से है, देखो मेरा धर्म ग्रंथ ज़्यादा महान है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि ये जो घर है, एक छोटा सा घर है, उसमें एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है, कुछ सीढ़ियाँ हैं। आप चले जाएंगे जो है कि
एफिल टावर के पास वहाँ पर भी खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे और कुछ सीढ़ियाँ होंगी। आप चले जाएंगे WTO पर जो कि 100 मंजिला इमारत थी, वहाँ पर भी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं और कुछ सीढ़ियाँ हैं। तो ये जो छोटा सा घर आपने बनाया है, इसमें तो वो कंसेप्ट तो कॉमन है, लेकिन क्या वो WTO का तकनीक और ये जो छोटे घर को आपने बनाया है झोपड़ी, उसके तकनीक में समानता है? तो धर्मशास्त्री लोग इसी चीज़ को पकड़ते हैं जो कॉमन चीज़ है, जिसका कोई यूज नहीं है। वो आपके घर में जो खिड़की है और जो WTO की खिड़की बनी हुई है, दोनों में बहुत ही अंतर है। वो बिल्कुल वैज्ञानिक कैलकुलेशन के आधार पर बनी हुई है, कितने हवा का प्रेशर आना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कितना ऊंचाई और चौड़ाई होना चाहिए। यहाँ पर केवल आपने बना दिया है कंसेप्ट के स्तर पर। एक मैंने छोटा उदाहरण दिया। फिर किसी भी ग्रंथ को आप लें, चाहे रामायण को ले, बाइबिल को ले, कुरान को ले, उनमें कुछ न कुछ तो समानताएं होंगी। वो समानताएं क्या होंगी? तीनों तो आदमी की बात कर रहा है, आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं एक हैं, तो जहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की बात होगी वहाँ पर तो कुछ न कुछ समानताएं मिल जाएंगी। अब उसको लेके आप सिद्ध करेंगे कि सभी धर्मों में समानता है, सभी धर्म में एक है। एक हद तक कुछ ठीक है कि कम से कम एक सौहार्द बन सके, लेकिन लॉजिकल स्टडी के स्तर पर वो ठीक नहीं है। समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए ठीक है। अब आपने देख लिया कि राडार जो है कि ऊपर आकाश में रखा जाता है और खड़ाऊं सिंहासन पर ऊपर रखा जाता है। आपने सिद्ध कर दिया कि रामचंद्र के समय में वो जो खड़ाऊं थी वो राडार थी, वो जो पैर में पहना जाता है, लकड़ी का चप्पल, खड़ाऊं जो थी वो राडार थी। अच्छा, वो एक उदाहरण मैं देता हूँ क्योंकि अब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, तो जब वो लंका पहुँचे तो उन्होंने जो है कि सीता को उसकी कुछ आभूषण दिए पहचान के लिए कि राम का मैं दूत हूँ। तो अब जो है कि उन्होंने जो है कि व्याख्या कर दिया, क्या साइंटिफिक कुछ लोगों ने कि वो जो है कि रिसीवर था। इस हस्त की जब आप व्याख्या करेंगे तो हाँ, इस हस्त की जब आप व्याख्या करेंगे, यानी कि मोबाइल आपके पास उसमें आ गया था, इतना एडवांस मोबाइल था कि वो सोने के गहने में जो है कि उसको बनाया जा सकता था, इतना एडवांस मोबाइल था। ये व्याख्याएं की गई हैं दोस्त मेरे, मैं इसे बता रहा हूँ। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इन व्याख्याओं के करके जो धर्मों को वैज्ञानिक बनाने के क्रम में लोगों को और पीछे रखने का एक षड्यंत्र कर दिया गया है। तो ये आपका ये कहना है धर्मों को विज्ञान की नजर से नहीं देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे का विरोधी चीज है, दोनों एक दूसरे का विरोधी है। विरोधी में समानताएं अगर कुछ होंगी तो मास तो सभी में होगा। ये मोबाइल में भी वजन होगा, इस लैपटॉप में भी वजन होगा। ये कोई कंपैरिजन का आधार नहीं होगा, क्योंकि इसका 50 ग्राम वजन होगा तो इसका 2.5 किलो होगा। ये कोई कंपैरिजन का आधार नहीं है कि दोनों में मात्राएं हैं, दोनों का फंक्शन अलग है। ये कुर्सी में भी वजन है, इस आधार पे हम इसको समान नहीं कर सकते हैं कि ये 2.5 किलो का है और ये जो है कि 3.5 किलो का है, इसलिए इसमें समानता है। तो धर्म और विज्ञान में समानताएं जो हैं, ये यही जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी समानता है केवल। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत मानिए, आप मानिए, केवल समझिए कि ऐसी चीज़ें की गई हैं। सर मैं एक दिन एक सीरियल देख रहा था, मुझे अभी आपने कहानी सुनाया तो याद आया। उसमें इस टाइप था, एक कैरेक्टर था, वो बार बार ये बोल रहा था, हम भारतीय हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। तो फिर वो कहानी सुनाता है, बोलता है कि 2-3 आदमी उस पर रहते हैं, बोलता है कि अभी मेरे माता का मतलब ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और ये यूरोपियंस की देन है, ये उन लोगों ने विज्ञान में तकनीक को की थी। तो बोला है तुम कैसे बोल रहे हो, हम भारतीय हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। देखो मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। शंकर भगवान जब गए थे, पार्वती माता नहा रही थी अंदर, तो फिर क्या हुआ, गणेश जी का सर काट दिया गया। फिर उसके बाद उस समय हाथी का हमने सर ट्रांसप्लांट किया था। कैसे बोल रहे हो, ये हम भारतीय हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, पहला है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि जो यान से मैं वहाँ गया था, मतलब आज के एरोप्लेन से ना,
बोलता है उस समय हमारे पास पुष्पक था, हाँ, जिसमें बिल्कुल। कितने भी लोग आ जाएं एक व्यक्ति की बस जगह वही हमेशा खाली जो- रहती थी। जो मैं बोल रहा हूँ बस वही चीज़ें हैं। चलिए, लास्ट में वो ये बोला कहता था कि हम भारतीय, हमें कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही था। हाँ, ये जो पुष्पक विमान आपने सुना है, तो वो कंसेप्ट है। खैर, उसमें कितने भी बैठ जाएंगे एक हाँ। व्यक्ति की जगह हमेशा खाली रहेगी। जयंत अरबों आ जाएं, एक नार्लेकर जगह खाली रहेगी। जयंत नार्लेकर नाम के एक खगोल शास्त्री हो गए हैं, एस्ट्रोफिजिक्स खगोल शास्त्री जयंत नार्लेकर। जयंत नार्लेकर, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ये दुनिया में घूम घूम के कहते हुए परेशान रहते हैं कि मैं भाई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन जो हमारे भारत के जो ज्योतिष लोग हैं, चूँकि खगोल से जुड़ा हुआ है, जो है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी अलग चीज़ें हैं। दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है, जो है एस्ट्रो, खगोल। तो वो एक विज्ञान है। खगोल शास्त्र एक विज्ञान है जिसमें कि तारों के पोजीशंस, उनके इक्वेशंस, उसके आधार पे बहुत से चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और ज्योतिष क्या है कि वो पोजीशन तो है, लेकिन उसके आधार पे हम जो है कि फोरकास्ट करते हैं। एक छद्म विज्ञान है, एक छद्म या जो है कि झूठा विज्ञान है। अब लोग जो है कि ये जो खगोल शास्त्री को ज्योतिष समझ लेते हैं, भारत की कम से कम 90% पॉपुलेशन। ये भी जो है कि ये विज्ञान का और धर्म का चमत्कार है। भौतिक जगत का अध्ययन करना खगोल शास्त्र का काम है। और जो है ये प्रेडिक्शन कर देना, यानी ईश्वर का मेरे अंश कुछ अंश आ गया है और उसके आधार पर मैं जान सकता हूँ कि ईश्वर कल क्या करने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यही चीज़ सही होगा। ये हमारा ज्योतिष है। मैंने 2 साल ज्योतिष सीखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज्योतिष में क्या करना है। जो मैं फोरकास्ट करता था 90% सही भी होता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सही क्यों होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से होता है, हमारा सोशल एक्सपीरियंस से होता है। उसमें उन रेखाओं का कोई रोल नहीं होता है, उन गणित का कोई रोल नहीं होता। 1993 से 1995 तक मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है। 2 साल सीखा आपने? मैंने एक नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, क्या हुआ? कुछ चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था स्वामी विवेकानंद ने आपको? क्या बोला था मैंने? हाँ, तो कहो नहीं, मोबाइल वगैरह मेरे हाथ में। बोलिए। आप लोग में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है आजकल? जो है एक तो अरे वो वंदना परेशान रहती है बेचारी, मैं समझ नहीं पाता हूँ। हाँ, और इधर दोनों लोग आप लोग वो परेशान परेशान रहते हैं। रहती है वरना, आप- और उसका ये गुण इसमें आगे जबरदस्ती परेशाान करने की कोशिश करता है। उस दिन मैंने जानबूझ के षड्यंत्र किया, मैं क्लास नहीं लिया कि अकेले पढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। तो जो जिस दिन मैं वायलिन सुन गया, क्योंकि वो नहीं आ रही थी। फिर आज सुबह का क्लास में सोचा कि शायद वो शाम में आई, इसलिए मैंने सुबह फिर छोड़ा। बोल देना। तो अब कोई भी मेरा टारगेट है अलग से, मैं एक्स्ट्रा परिश्रम करूँगा, मेरे लिए चलेगा, लेकिन मैं क्लास में ये बातें पछवा नहीं सकते अपने अंदर। तो- गलत तो गलत तो गलत। गलत और सही की छोड़िए। अब करो तो रासलीला, हम करें तो जो आनंद लॉजिकल, हाँ, जो लॉजिकल और जो कंसेप्चुअल दुनिया है, सचिन संस्कृति और और सभ्यता, ए, संस्कृति और सभ्यता, इससे जुड़ा हुआ एक डे टू डे लाइफ का मैं उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक बार धोती पहन के कहीं जा रहे थे दरबार में, तो उनको रोक लिया गया, क्योंकि धोती तो भाई अभी पिछड़ेपन का प्रतीक है। और यही कहानी विवेकानंद के साथ भी जो हुई शिकागो में, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा वो देश में जो जेंटलमैन बनाया जाता है वो टेलर बनाता है, और मेरे देश में जो जेंटलमैन बनता है वो कैरेक्टर से बनता है। ये दोनों हमारे और तुम्हारे देश का अंतर है। तो क्या होता है ना, तो महाभारत का कहानी तो पता ही है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में तपस्या कर रही थी, तो भगवान ने जब उससे वरदान मांगने के लिए बोला, तो उसने 5 कैरेक्टर ऐसे बता दिए जो कि विरोधी है, और उसका पति वैसा ही होना चाहिए, तो दूसरे जन्म में उसको 5 पति वैसे मिले। तो ठीक है सर, आप लोगों के लिए चलेगा, जो है आप लोगों का जमाना अलग है। जो मैं भी ऐसा भी बता करेक्ट, सभ्यता और संस्कृति कैसे एक दूसरे में डे टू डे लाइफ में उनका क्या कन्फ्लिक्ट है, वो समझने के लिए 1-2 उदाहरण मैंने दिया। मैं अगले पार्ट में आता हूँ कि क्या सभ्यता के विकास से संस्कृति का पतन होता है।